वेलकम। आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ साइंस, फोर्स एंड प्रेशर। ये नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए है। और अगर आप क्लास 8 के भी स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैप्टर देखना चाहिए, क्योंकि ये क्लास 8 के एनसीईआरटी बुक में भी आया है। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1, फोर्स एंड प्रेशर। सो बेसिकली फोर्स क्या है? Force is the pull or push which changes the position of a body or trend to change the position of body. Force basically एक एनर्जी है जिसको हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसके कारण वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है तो उसमें उसका ट्रेंड या उसका पोजीशन उससे चेंज हो जाता है। फोर्स के दो यूनिट्स हैं, एक है डाइन और एक है न्यूटन। Unit of force in SI system is Newton and in CGS system dyne। CGS का मतलब अभी कुछ बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो बेसिकली क्वेश्चंस में क्या आता है कि कभी कभी फोर्स का यूनिट आपको सीजीएस में दे दिया होगा, उसको आपको न्यूटन में चेंज करना होगा, या कभी कभी आपको फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन में दिया होगा और उसको आपको सीजीएस में चेंज करना होगा। सो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम अभी देखेंगे। 1 न्यूटन 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू m बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1 न्यूटन इक्वल 1 kg मल्टीप्लाई बाय मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर। 1 kg को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 1000 ग्राम, और अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 100 सेंटीमीटर और 1000 ग्राम को हम यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 1 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,00,000 GCMS सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक पे, क्योंकि 5 जीरो से तो हम 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन सीजीएस को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में डाइन, इसीलिए यहाँ पे डाइन लिखा हुआ। सो 1 न्यूटन इक्वल होता है 10 टू द पावर 5 डाइन, और 10 टू द पावर 5 डाइन इक्वल होता है 1 न्यूटन। सो इसी रिलेशन से आपको क्वेश्चन में यूनिट्स को कन्वर्ट करना होगा। फिर हम देखने वाले हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या है इस शॉर्ट नोट में। इन दिस चैप्टर वी आर concentrate on the concept of force and pressure, and also discuss about the different types of forces like frictional force, magnetic force, electrostatic force, gravitational force, and daily life application of pressure। सो इस चैप्टर में हम इतने चीजों को कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस से। Types of forces. There are different types of forces which are categorized into two groups. Example, contact forces and non-contact forces. फोर्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस व्हिच came in action only when two objects are in actual contact with each other। सो कॉन्टैक्ट फोर्स बेसिकली ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट जिनको हम छू सकते हैं, जो विजिबल है, जो टचेबल है, वो दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उनसे जो फोर्स प्रोड्यूस होता है या जो फोर्स एग्जॉस्ट होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, उसको कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। These forces are further divided into two groups, muscular force and frictional force। अब कांटेक्ट फोर्स को भी हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मस्कुलर फोर्स और दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स। इसमें फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मस्कुलर फोर्स बहुत सिंपल है, ये सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के द्वारा ही एडजस्ट किया जाता है। बट फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स सबके द्वारा यूज में आता है, और ये हमारे डेली लाइफ के हर एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट हो सकता है।
फिर एवरी एक्शन हैज एन इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है, आई एम नॉट श्योर थर्ड लॉ या सेकंड लॉ कहता है कि हर क्रिया के हर क्रिया के लिए विपरीत क्रिया होती है। जैसे कि अगर आप कोई भी फोर्स अपने वॉल पे या किसी डेस्क पे आप अपने हाथ को जब वहां पे मारते हैं, तो जिस फोर्स के साथ आपका हैंड उस डेस्क को उस सरफेस को टच करता है, तो उस सेम फोर्स के साथ वो सरफेस भी आपके हैंड पे रिएक्ट करता है। सो इसी को कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब हम सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के फर्स्ट एप्लीकेशन यानी कि मस्कुलर फोर्स को देखेंगे। मस्कुलर फोर्स, the force results due to the action of muscles is called muscular force. So muscular force किससे प्रोड्यूस होता है? मसल्स से प्रोड्यूस होता है। मसल्स हमारे बॉडी में हो सकते हैं, एनिमल्स की बॉडी में हो सकते हैं। सो बेसिकली जो भी लिविंग थिंग्स है वही सिर्फ मस्कुलर फोर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पेज का हम लोगों ने आई थिंक सब कुछ कवर कर लिया। इस पेज में हमने देखा कि सीजीएस सिस्टम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सीजीएस सिस्टम और न्यूटन के बीच जो रिलेशन है उसको आपको समझना पड़ेगा, ताकि आपको यूनिट्स को कन्वर्ट करने में आपको दिक्कत ना हो। देन मस्कुलर फोर्स के बारे में हम नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं, और इस चैप्टर में क्या क्या है वो भी हमने इस साइड में देखा। तो अब हम नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको देख के आप घबराइएगा नहीं। पहले हम इसको ऊपर से देखते हैं। सो सबसे पहले है बोथ बोथ ह्यूमन, एक सेकेंड, हाँ, both human beings and animals exert muscular force to do some work. Example, we use muscular force in our daily life activities like walking, jumping, climbing, stretching, squeezing. मतलब मैंने जैसे ही पहले आपको बोला था, हमारी लाइफ में हर समय हम मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं कोई भी एक्टिविटी को करने के लिए, और ये सिर्फ एनिमल्स और ह्यूमंस के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के बॉडी में मसल्स होते हैं और मस्कुलर फोर्स सिर्फ मसल से प्रोड्यूस हो पाता है। देन हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस नवोदय के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इफ वी स्लाइड or try to slide a body over a surface, the motion is resisted by bonding between the body and the surface. This resistance is called frictional force. So ये कहने frictional force उसको कहते हैं जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को धकेलते हैं किसी सरफेस पे, या उसको खींचते हैं, या रोलिंग, वो सब मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट वो सर्कुलर सर्कुलर है, मतलब एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। अगर बॉल एक सरफेस से ढलान से हम उसको छोड़ देते हैं तो वो रोल रोल होके जाए, तो हर सिचुएशन में अलग अलग फ्रिक्शन फोर्स का जरूरत पड़ती है। सो हम देखते हैं कितने टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं। The opposite force that comes into play when one body needs strength to move over the surface of another body, but actually motion has yet not started. कहने यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट तो जो एक सरफेस पे रखा हुआ, वहां पे एक फ्रिक्शन, वो सिर्फ वहां पे रखा हुआ है तब भी उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स प्ले हो रहा है अभी तक, जबकि उसमें मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है। इस फोर्स को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन यानी कि अगर एक बुक एक डेस्क पे रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है, तो उस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है जिसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ पे मैंने एक नोट रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ये आई थिंक हेल्पफुल रहेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। सो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। The maximum value of the static frictional force, which comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body, is called limiting frictional force.
सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है, मैंने यहाँ पे नोट में आपके लिए लिखा है एक सिंपल पॉइंट्स में, उसको हम एक बार देख लेते हैं। Limited frictional force is described as the friction created when two static surfaces come into contact with each other. कहने का मतलब कि जैसे कि पहले टाइम में हमने देखा स्टैटिक फोर्स क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं लेकिन दोनों ही रेस्ट में, तो उसमें लिमिटिंग फ्रिक्शनल लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। सो फ्रिक्शनल फोर्स का ये सेकंड टाइप है। फिर हम थर्ड टाइप की ओर जाते हैं। Two bodies when actually roll on each other, as in case of ball bearing, the rolling friction comes into। सो यहाँ पे हमने देखा कि रोलिंग फ्रिक्शन एक फ्रिक्शन होता है। ये सिर्फ एक्ट उन बॉडीज पे करता है जिनका शेप सर्कुलर है। सो रोलिंग फ्रिक्शनल क्या होता है? The force resisting the motion of a rolling body on a surface or a ball। सो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कितनी बार आप लोगों ने देखा होगा एक वीडियो में ट्रेडमिल चलता रहता है जिसपे हम लोग रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। उसपे अगर हम एक बॉल को आगे की तरफ दे दें तो बॉल घूमते ही रह जाता है और ट्रेडमिल स्पीड से पीछे आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा नहीं होता कि वो फिर जो बॉल है वो उस ट्रेडमिल के साथ पीछे क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वहां पे उसके साथ ये रोलिंग फ्रिक्शन लगता है जिसके कारण वो आगे बढ़ते जाता है। जितने स्पीड से ट्रेडमिल उसके जितने स्पीड से ट्रेडमिल जो है वो पीछे जाता है, बॉल उतने स्पीड से आगे बढ़ते जाता है। अब हम कॉन्टैक्ट इसका एक लास्ट एप्लीकेशन है उसको देखेंगे। एक सेकेंड। When two bodies actually sliding over each other, sliding friction comes into play। सो मान लीजिए कि एक ढलान है, वहां पे एक ढलान है, वहां पे एक हैवी स्क्वायर का बॉक्स रखा हुआ है। तो और स्क्वायर के बॉक्स के नीचे मान लीजिए, या वो जो ढलान है वो मार्बल का है और स्क्वायर का बॉक्स वहां पे ऐसे रखा हुआ है। सो स्क्वायर का बॉक्स क्या हुआ, धीरे धीरे वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है और साथ ही साथ वहां पे ढलान है तो इसलिए वो फिसलेगा। सो ये जो स्लाइड हो रहा है, सो जब दो दो यहाँ पे मैंने लिखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज a frictional force that appears when two bodies come into sliding contact। सो यहाँ पे जो ढलान है वो खुद स्लाइड हो रहा है और जो बॉक्स है वो स्लाइड हो रहा है। तो दोनों जब जब बॉक्स उस पे स्लाइड होगा तो एक स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स उस बॉक्स पे प्ले होगा, एक्ट होगा। उसी को कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। देन हम अपने लास्ट फोर्स पे आते हैं, लास्ट फ्रिक्शनल फोर्स पे आते हैं। When a body moves over the another body, then the force of friction acting between two surfaces in contact in relative motion is called kinetic friction। So मान लीजिए एक बॉक्स है जिसको मैंने एक रस्सी से बांधा हुआ है और मैं उसको खींच रहा हूँ, उसको मैं अपनी ओर खींच रहा हूँ। तो क्या होगा, उसपे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है? उसपे काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रेशर की वजह से उसको या तो घिस रहा हूँ या मैं ढकेल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर बॉक्स स्ट्रेट ना, यहाँ पे सरफेस टेढ़ा मेरा है, यहाँ पे सरफेस इक्वल है और बॉक्स का भी सरफेस इक्वल है। तो यहाँ पे जब मैं इसको ढकेल रहा हूँ या खींच रहा हूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। कॉन्टैक्ट फोर्स तो हम समझ लिए जिसमें हम या वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। बट नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में हम समझते हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स
उस फोर्स को कहते हैं जिसपे ऑब्जेक्ट और जहां से फोर्स जनरेट हो उन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं हो। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। पहले हम देख लेते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है। Non-contact force are those forces which came into action without any contact with one another. Example: magnetic force, electrostatic force, and gravitational force. Magnetic force. So magnetic force के लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट्स, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट्स। अगर ये जो साउथ पोल ये अट्रैक्ट करता है ये अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल। लेकिन ये दोनों क्या आपको दिख रहे हैं, ये दोनों चिपके नहीं है अभी तक, लेकिन इन दोनों के बीच में एक फोर्स है। अगर ये थोड़ा सा भी और आगे जाएगा तो हो सकता है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दोनों एक दूसरे में चिपक जाए। सो एक फोर्स, वो जब नहीं चिपके थे तब भी एक फोर्स उनमें अप्लाई हो रहा था उस मैग्नेट विदाउट कॉन्टैक्ट। सो इसी को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का एक अच्छा एग्जांपल। फिर और अगर हम देखें सेम पोल्स, सो ये पोल साउथ पोल इस साउथ पोल को रिपेल करता है, दे रिपेल ईच अदर। सो सेम पोल होने से वो रिपेल करते हैं, लेकिन तब भी वो कांटेक्ट में नहीं आते थे। अगर मैं बचपन में आप लोगों ने क्या हुआ कि दो मैग्नेट के टुकड़े को लेके एक बेंच के ऊपर रखते थे और बेंच के पास दूसरे मैग्नेट को जब बुलाते थे तो पहला मैग्नेट था वो दूर चला जाता था। सो विदाउट कांटेक्ट वो दूर चला जाता है, मतलब उसमें एक फोर्स अप्लाई हो तभी तो दूर गया। क्योंकि अगर उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होता तो वो वहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा था। सो इस मैग्नेटिक फोर्स को हम नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। और ये चीज आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि सेम पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट पोल्स रिपेल ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नवोदय के पर्सपेक्टिव से। देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में आप ऐसे समझिए कि इलेक्ट्रिक के दो चार्जेस होते हैं, बैटरी के दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। सो पॉजिटिव और पॉजिटिव ये दोनों मैग्नेट्स की तरह रिएक्ट। एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जो है, जब अगर आपने देखा, अगर आपने जानते हैं कि अगर एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही तो वो वायर के एक रेडियस में एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करती है। तो इसी कारण इलेक्ट्रिसिटी के जो पॉजिटिव टर्मिनल, और अगर हम एक और पॉजिटिव टर्मिनल खोले यहाँ, तो सेम टर्मिनल्स होने से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मैग्नेट की तरह रिपेल। वैसे ही वही सेम चीज है नेगेटिव टर्मिनल, वो भी अगर दोनों नेगेटिव है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ऑपोजिट चार्जेस। अच्छा, अगर कभी आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर के पास एक डेंजर का साइन है, वहां पे क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज का करंट रहता है, तो वो हो सकता है कि वो आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करे और आप जाके उसमें चिपक सकते हैं अगर आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज हैं। वो 11 के का जो वायर होता है, मोटे वायर्स जो होते हैं एल्यूमिनियम के, या जो आप एग्जांपल दे सकते हैं रेलवे स्टेशन पे जो रेलवे के ऊपर जो वायर्स लगे रहते हैं, उनमें बहुत हाई वोल्टेज का करंट रहता है, वो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी मौत भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है बिना आपको कांटेक्ट में आए। फिर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत दिलचस्प फोर्स है, बहुत सारी चीजें आपको। सबसे पहले आप जानते हैं कि ग्रेविटी क्या है।
ग्रेविटी की वजह से अभी हम अर्थ पे स्टैंड कर पा रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से अगर हम बॉल को हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे आता है। ग्रेविटी की वजह से एप्पल्स नीचे गिरते हैं। ग्रेविटी की वजह से बहुत कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रेविटी। एक क्वेश्चन इज दैट मेरे मन में एक सवाल आया था कि हम बात कर रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन ग्रेविटी की तो हम कॉन्टैक्ट में, क्योंकि ग्रेविटी किसमें है? अर्थ। और अर्थ में हम लोग चिपके हुए, थोड़े समय के लिए हम लोग ऊपर उछलते हैं फिर भी लेकिन चिपक जाते हैं, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे हो? सो इसका जवाब मैंने जब इस पे और अच्छे से मैंने पढ़ाई की तो मुझे इसका जवाब पता चला, क्योंकि जब आप अर्थ और सन को देखें, सन का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, हर प्लैनेट का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे कि आप जानते होंगे कि अगर आपका वेट अर्थ पे मान लीजिए 100 केजी है, तो आपका वेट मून पे 50 केजी हो जाएगा या 42 केजी हो जाएगा समथिंग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करके अपने सराउंडिंग तक में रखता है, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में रखता है, उसके आगे वो मून नहीं जा सकता क्योंकि अर्थ का ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करता है। सो ग्रेविटी भी जो है वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में, क्योंकि मून इतना दूर है, अर्थ इतना दूर है, उन दोनों के बीच में इतना सारा गैप है, लेकिन तब भी अर्थ जो है मून को अट्रैक्ट करता है, तो इसलिए ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आ सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको इस एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको आप मैंने रेड से मार्क कर दिया, इसका मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगा। F इक्वल टू mg, इसका क्या मतलब है वो हम यहाँ देखते हैं। मैंने यहाँ पे टू कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, use the formula force of gravity, where m is the mass of the object and g is the acceleration of the object due to gravity. So इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में 1 केजी का एक बॉल, उसको मैंने हवा में ऐसे, नहीं हवा में नहीं, मैंने उसको अपने छत पे से गिराया, तो वो जमीन पे गिरेगा। सो जो फोर्स उस पे एक्ट कर रहा है गिरने के टाइम पे, उस फोर्स को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? उस फोर्स को मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो बॉल का मास क्या है? 1 केजी, और एक्सीलरेशन क्या होगा? एक्सीलरेशन हमको पता करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। सिंस g is always 9.8, just multiply the object mass by 9.8 and you will get your force of gravity। यानी कि 1 केजी के बॉल को जब मैं गिराता तो उस पे कितने ग्रेविटी का फोर्स अप्लाई होता है? तो इसका आंसर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, सिंपल। आप एक बात याद रखिएगा कि ग्रेविटी जो फोर्स अप्लाई करती है वो है 9.8। ये जो फोर्स, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, मान लीजिए ये बॉल रहता 2 केजी, तो इसको आप सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। सो ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, F इक्वल टू mg, जहाँ पे F फोर्स है, फोर्स आपको निकालना है, m मास है और ग्रेविटी आपका 9.8। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम बात करते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हालांकि चंद्रयान 3 जो कल मून पे लैंड करने वाला है, तो कभी आपने सोचा कि चंद्रयान 3 को स्पेस की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर, यानी कि स्पेस के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजने के लिए एक थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है।
Let me take something to explain you that. Let me take this circle. अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए ये जो रॉकेट है इसमें चंद्रयान 3, जो रॉकेट तो बहुत हैवी है, तो ऊपर कैसे जाता है, इस यहाँ पे फायर का इंजन लगा रहता है जिसके कारण वो ऊपर जाता है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि रॉकेट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगाना पड़ता है, क्योंकि हर 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 हाइट में उसको अलग अलग फोर्स लगाने होंगे, क्योंकि हर हाइट में ग्रेविटी का जो एक्शन होगा, मतलब उस पे जो एक्ट होगा वो डिफरेंट होगा। तो सबसे ज्यादा फोर्स रॉकेट कब लगाना पड़ेगा, उठते टाइम या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से निकलते टाइम? इसका आंसर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सबसे पहले आप समझते हैं थ्रस्ट। थ्रस्ट जो होता है, it is the force acting on an object perpendicular to its surface. सबसे पहले रॉकेट जो वो सीधा जा रहा है और अर्थ की सरफेस तो फ्लैट है, वो एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री यहाँ पे वो एक 90 डिग्री बना रहा है, जो ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है। देन और एक एग्जांपल है थ्रस्ट का, उसको हम जानते हैं। The effect of thrust depend on the area on which it acts. The unit of thrust is the same as the force. SI unit of thrust is Newton. It is a vector quantity. अब यहाँ पे आपको एक नया टर्म देखने को मिला है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, इसके बारे में आपको पता होना बहुत इम्पोर्टेंट। वेक्टर क्वांटिटी उसको कहते हैं जो उसके सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते रहता है। कैसे? थ्रस्ट हमेशा चेंज होते रहता है। जब एक रॉकेट, हाँ अभी मैं उसका आंसर बताता हूँ। जो रॉकेट है उसको सबसे ज्यादा थ्रस्ट यानी कि सबसे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है जब वो अर्थ के सबसे करीब, यानी कि अभी रॉकेट उड़ने के लिए रेडी हो गया है, जब उसमें उसका इंजन ऑन हुआ, आग लगना स्टार्ट हुआ, तो सबसे ज्यादा फोर्स रॉकेट को तब यूज करना पड़ता है जब वो अर्थ के सरफेस को छोड़ता है, और सबसे कम फोर्स उसको तब यूज करना पड़ता है जब वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है। क्योंकि न्यूटन के लॉ के अनुसार जितना आप अर्थ के करीब आएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना स्ट्रांग होगा, जितना आप अर्थ से दूर जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना वीक होगा। तो और जब ये रॉकेट ऊपर जाता है तो इसमें एक ड्रैग पैदा होता है, वो है एयर की वजह से। एयर की वजह से इसमें ड्रैग पैदा होता है, ग्रेविटी तो इसको नीचे खींच ही रही है, थ्रस्ट की वजह से ये ऊपर जा रहा है। थ्रस्ट को हमें 9.8 से ऊपर रखना पड़ेगा कोई भी चीज को उड़ने के लिए, लेकिन ये इससे बहुत ज्यादा थ्रस्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है रॉकेट का मास। जितना भारी रॉकेट उतना ज्यादा थ्रस्ट हमको चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर से निकलने के लिए। So we are at pressure. Pressure, I thought you all understand thrust, आप लोगों ने समझ लिया होगा। थ्रस्ट को मैंने जैसे कि इलैबोरेट कर चुका हूँ। अब हम प्रेशर पे आते हैं, और थ्रस्ट जो वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वो हर सिचुएशन में वो चेंज होते रहते हैं। अब प्रेशर क्या माने, वेक्टर क्वांटिटी को अपना ध्यान रखिए। So pressure, it is a force acting perpendicularly on a unit area of an object. Pressure जो होता है वो perpendicularly किसी भी एरिया पे एक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले सकते हो, इस रॉकेट का यहाँ पे जो इसका प्रेशर निकल रहा है वो परपेंडिकुलरली अर्थ के सरफेस पे एक्ट करता है, जिसके कारण ये रॉकेट ऊपर जाए।
सो प्रेशर का एक फॉर्मूला है P इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। सो फोर्स यहाँ पे हमारा थ्रस्ट है, इस रॉकेट के कॉन्सेप्ट में फोर्स हमारा ये थ्रस्ट है जो इस हीट से पैदा हो रहा है, तो थ्रस्ट बाय एरिया। सो इसको अगर हम थ्रस्ट को एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा प्रेशर, कितना प्रेशर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, आ जाएगा। सो इसका जो फॉर्मूला है P बाय ए। The SI unit of pressure is Nm minus 2 Newton meter square to the power minus 2, which is also called Pascal. Pascal, named after the scientist Basil Pascal, it is a scalar quantity. 1 Pascal equal to 1 Nm to the power minus 2. See this scientist, this is Basilis Pascal. दिस इज हार्ड टू प्रोनाउंस, इसका नाम प्रोनाउंस करना बहुत हार्ड। इन्होंने ही प्रेशर को नापने की क्वांटिटी डिस्कवर की थी। सो इनका नाम भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि वो डिस्कवर बैसिलस पैस्कल। देन हम प्रेशर के the same force acting on a smaller area exerts a large pressure while a force on a large area exerts a small pressure। यानी कि अगर एरिया, सरफेस एरिया जितना बिग रहेगा, फोर्स प्रेशर उतना कम होगा। when the area increase pressure decrease and when the area decrease pressure increase। यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अगर एक नेडल है, जैसे कपड़े सिए जाते हैं तो वो नेडल का सरफेस एरिया बहुत कम रहता है, जिसके जिसके कारण हल्के से प्रेशर से भी उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण वो आसानी से कपड़े में छेद कर सकता है। यहाँ पे एग्जांपल में पेन्स, needles and nails are provided with sharp pointed ends to reduce the area and hence to increase the pressure। Railway tracks are laid on the cement or iron sleepers so that the pressure exerted by train could spread over the large area and thus pressure decrease। क्योंकि अगर वहाँ पे स्मॉल एरिया पे रहेगा तो ट्रेन पटरी से उतर सकती है, इसलिए उसको लार्ज एरिया पे रख के ट्रेन का जितना भी वाइब्रेशन रहता है उसको डिक्रीज कर देगा। फिर कटिंग टूल्स हैव शार्प edges to reduce the area so that less force and more pressure could exist। देन अंत हम अपने इस चैप्टर के लास्ट कंक्लूजन पे आते हैं, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको जानना चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.01 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चीज को आप याद रखें। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये था हमारा थ्योरी पार्ट चैप्टर 1 फोर्स एंड प्रेशर का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, तो आप नेक्स्ट वीडियो प्लीज देख लीजिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड please like this video and share this video to your friends, then I thought they can get help from that video। So bye bye।